वीडियो डेडिकेटेड है हमारे अब्बा को लेकर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी तमाम बातें रखना चाहता हूँ और शायद मेरे एक्सपीरियंसेस आपके काम भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इस बार इंट्रो को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सन ऑफ मिस्टर सनाउल्लाह अंसारी। वेलकम बैक टू योर वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल दैट इज़ कोलकाता व्लॉग्स। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत अलग अलग तरीके से की जा सकती है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोगों को कि थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर पेज। तो बिल्कुल थंबनेल देखकर जज मत कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। मुहर्रम, आज मुहर्रम की 4थी तारीख़ है। मुहर्रम की तफसील इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुहर्रम बहुत कनेक्टेड है इस स्टोरी को लेकर, जो स्टोरी मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मुहर्रम का दिन था, मुहर्रम की 10वीं तारीख़ थी और हमारे घर में हर मुहर्रम की 10 तारीख़ को मटन ही बनता है। इट इज़ कंपलसरी। ये हमारे अब्बा नहीं, हमारे दादाजी नहीं, उनके वालिद साहब के ज़माने से चलता आ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद, अम्मी ने मटन बनाया था और लाजवाब मटन बनाया था। रात में जब हम घर आए तो पता चला कि अब्बू को थोड़ा उल्टी हुआ है और जो मटन अम्मी बनाई थी, जिस प्लेट में सर्व की थी, उसी प्लेट में अब्बा ने पूरा कह कर दिया, मैंने उल्टी कर दी है। तो अब्बा वो मटन खा नहीं पाए। थोड़ा सा अम्मी अफसोस कर रही थी कि इतना अच्छा बना है। तो हम बोले इतना अफसोस करने की क्या बात है, आज मटन नहीं खाया, कल 2 दिन बाद फिर ले आएंगे। तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं अपने एक दोस्त के साथ पेट्रोल पंप में, एक ढाबा है राय ढाबा, वहाँ पर कुछ वक्त स्पेंड कर रहा था। मेरी अम्मी का फ़ोन आया। अमूमन अम्मी का फ़ोन पे उतना सीरियसली लेते नहीं है, गलत आदत है, लेकिन सच बता रहे। तो हमने वो फ़ोन इग्नोर कर दिया। फिर एक बार फ़ोन आया। जब दूसरा फ़ोन आया तो मुझे लगा कि उठाना चाहिए। अम्मी फ़ोन उठाती हैं और अम्मी हमको बोलती हैं कि अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम फ़ौरन दुकान जाओ। क्योंकि अब्बा दुकान में थे। हम दुकान गए और जाने के बाद देखे कि अब्बा के हाथ पाँव एकदम इस तरह से काँप रहे थे। और वो आखिरी दिन था जिस दिन हमने अब्बा को दुकान पे बैठते हुए देखा। तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना शुरू किया और अलग अलग तरह के डॉक्टर को दिखाया। कभी इस तरह के डॉक्टर, कभी उस तरह के डॉक्टर। बेसिकली प्रॉब्लम था खाते वक्त उल्टी हो रही थी। उसके बाद 2-4 दिन बाद वो प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो गया और सीने में दर्द होने लगा। तो मुझे ऐसा डर लगा कि अब्बा की एक उम्र हो गई, लगभग 60 साल के अब्बा थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, बहुत सारे रिपोर्ट्स हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। तो अब मुझे ऐसा लगा कि शायद ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर कहीं निकलना पड़ेगा। तो कोलकाता में एक बहुत फेमस और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ये इस कहानी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे, मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, मैं अपने अब्बा को लेकर वहाँ गया। वहाँ भी लगभग डॉक्टर साहब जो रिकमेंडेड थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हम लोगों को बताया गया था गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है। हम लोग गए वहाँ पे, वो देखे, बोले नहीं ये मेरा केस नहीं है, बल्कि ये किसी और डिपार्टमेंट का है जो मंगलवार को आएगा। तो हम लोग मंगलवार का इंतज़ार किए। मंगलवार को हम लोग को घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गया। हम लोग जब तक हॉस्पिटल पहुँचे तब तक वो डॉक्टर जा चुका था। अब वो अगले मंगलवार को आएगा। अब आप बताइए, अब्बा की जो प्रॉब्लम थी, हम अगले मंगलवार तक तो इंतज़ार नहीं कर सकते थे ना। तो हमने पता किया कि वो डॉक्टर बाहर में कहीं बैठता है कि नहीं। तो कोलकाता में एक बहुत फेमस मॉल है जिसका नाम है सिटी सेंटर 1, जो कि शॉर्ट लेक में है, विधान नगर में। वहाँ पे वो डॉक्टर बैठता था और वहाँ हम अब्बा को ले गए सिटी, वहाँ पे दिखाए। वहाँ जो डॉक्टर साहब थे बहुत ही अच्छे थे जी, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। शायद उनको मालूम था कि ये बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा पैसा लेने वाली है, इसीलिए बोला कि ठीक है यहाँ पे आप दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप मंगलवार को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दिखाओ। तो हम लोग गए, वहाँ भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हुए। 2 अक्टूबर को पहली बार गए थे और 1 रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट, 4 रिपोर्ट होते गए। फाइनली 28 अक्टूबर को हम लोगों को एक रिपोर्ट मिला और इस रिपोर्ट में समझ में आ गया कि क्या बीमारी है। डॉक्टर साहब ने हमको बोला कि आपके वालिद को कैंसर है और कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो ये बात सुनते ही मतलब मेरे इमेजिनेशन में भी नहीं था कि अब्बा को इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। अब्बा बाहर वेट कर रहे थे और मैं अंदर डॉक्टर के कैबिन में बात कर रहा था। उसके बाद क्या था, मैं बाहर निकला और अब्बा ने मुझे पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया, क्योंकि उनको भी मालूम था कि आज डॉक्टर बताने वाले कुछ। मैंने अब्बा को बोला कि आपका जो बड़ा रिपोर्ट आने वाला था वो आज नहीं आया है, वो दूसरे दिन आएगा। हमने कहीं पे पढ़ा था, कहीं एक दीवार पे लिखा हुआ था कि लाइफ इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, इट इज़ हाउ यू रिएक्ट टू इट। तो 90% जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो आपके रिएक्शन पे डिपेंड करती है। सिर्फ 10% डिपेंड करती है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो रिएक्शन बहुत अच्छा रखना था। रिएक्शन मैंने बहुत अच्छा रखा। मैंने इस बीमारी के बारे में घर में किसी को नहीं बताया, अपने खासम खास दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ना कहीं घूम के अगर अब्बा तक बात पहुंच गई तो शायद अब्बा का मोरल डाउन हो जाएगा।
या अम्मी का मोरल डाउन हो जाएगा। तो अम्मी को भी नहीं पता, अब्बा को नहीं पता, बहनों को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। अपने अंदर बात रखी और साथ लिया मेरे अब्बा के भाई, मेरे चाचा का। उन्होंने बड़ा साथ दिया इस मामले में। उनको मैंने सारी बातें बता दी और उन्होंने भी कहा कि घर में किसी को नहीं बताना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए। रिएक्शन इसी तरीके से था। आइसक्रीम स्काइम की कमी है। दादी ने नानी को पकड़ो। हाँ, नानी कुछ बोलेगी। नानी को नहीं बोलिए आप। ना, व्हाइट चॉकलेट है, तब ठीक है। फ्रेश क्रीम बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। अरे हम एकदम हल्का खा, थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा। हाँ बस थोड़ा खा लीजिए। दादी दादी का इतना में नहीं होगा, लेकिन दादी का इतना में नहीं होगा। कुछ बोलेंगे माँ, आप कुछ बोलिएगा। अब्बा से पूछेंगे, अब्बा आप कुछ बोलिएगा। हाँ जरूर बोलेंगे। मेरा बेटा बच के रहे और बड़ा हो और अच्छा रहे, खुश रहे। निकलते तो ना है, बोलिए भाई, हमको खिलाइएगा। देखा कैसे खप फाड़ी खाने के लिए। पहले दादी माँ दादी से इधर कुछ बोल तो कैमरा में। की बोल में तो दादी से बोले खुश रहो, एक बोल दादी से कैमरा ही ऑन करने बंद किया। दादी को बताइए, दादी से कुछ बोलवाइए। दादी कुछ बोल तो, खुश रहे तो, ऐसे कुछ बोल तो। का बोलिए, बोला एकदम जो दिले अच्छा करे। बोला हमरा बेटा का अच्छा करे। आमीन आमीन। बहू के लिए कुछ बोले, बहू का बात। बहू मने कुछ ना, हाँ, सब बेटा। तब बेटा देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है माँ और अब्बा। आसिफ को फोटो ले ले मस्त, ऐसे पकड़िएगा तो अब्बा, माँ थोड़ा सा पकड़िएगा। हाँ बस हो गया, एक फोटो लेने का। आसिफ को लेंस होना चाहिए, कोई खामोशी नहीं चलेगा। अब्बा पकड़िए तो माँ, अब थोड़ा उसी में साथ दे दीजिए। हाँ, ऑन द काउंट ऑफ 3 चले काटिए अब्बा। ताली बजा सब कोई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। अब्बा अभी अम्मी को खिलाएंगे। आप भी खिलाइए। देख ले अब्बा किसको पहले खिलाते गए। सामने में नहीं, अपने को पहले खिलाएं। देखा लाइट में खिलाएं। मने अब्दुल भाई जम अच्छा है। केक बड़ा टेस्टी है ना। अभी हम बताते हैं कैसे। केक कितना अच्छा अब्बा। कोई हड़बड़ी नहीं, सब कुछ नहीं बोलना, नेगेटिव बोलना तो मत बोल। बाजी केक को लेकर साइड हो गई है, आपको बता दिया पहले ही, कब मालूम है आप लोगों को। এমনি কেন বলছিস রে, দিয়ে দে হে দে খালি চাটনি नहीं दे আমার খানা খুব ভালো। एक लड़ी छाना है नहीं समझ देखो, एक चम्मच बोलो देने के लिए। अच्छे ना एक लड़ी आई चले এদিকে ज्यादा नहीं लगा, सिर्फ एक लड़ी का देगा। খুব মুখট দাদু, খুব মুখট। তুমি খেতে দিয়ে দাও কিন্তু এবার দিন হাতি হয়ে যাবে না দাদু। তোর সাথে বেশি কথা হতে পারি না আমি, হাতি কথা বলছে যারা और बस कम कम दो जरा। हाँ तो खूब स्लो खाए তো আমার মতো খাবে না, তো মুখের মতো কেউ খায় না, তো মজা করছে। ज़ारा की तरफ, ज़ारा आप कितने पीस खाएंगी बताइए। पता नहीं, शायद 2 या फिर 3। अच्छे से बोलो नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। सुनना है शायद कितना खा सकती हूँ मैं? घड़ी नाले खेते देवो ना। 4 नहीं 3 नहीं 3। दादू তোমার কি মনে হয় তোমার এই মেয়েটা খেয়ে নেবে 3টে? কি বলো, খেয়ে নেবে? তুমি কটা খাবে? কি কচুরি আমি খেতেই পারবো। দাদুর জন্য কত দুঃখিত।
অনেক দুঃখিত দাদু একটা খেয়ে নিও কোনো ব্যাপার না আমার ভাগ দিয়ে দেবো দিয়ে দিবি পাক্কা হ্যাঁ হ্যাঁ তার মানে তোর কাছে দুটো বাজলে দুটোর বেশি দেবো না আমি এমনি তো কম খাই এমনি কম খাস তোরটা খাই না ये जो बीमारी है ना वो जिस्म से ब्लड खींचता है। अगर आपको पता होगा कैंसर का जो बीमारी है इंसान के ब्लड में हेमोग्लोबिन के काउंट को बार बार कम कर देता है। कुछ दिन पहले उनको ब्लड चढ़ा था लेकिन फिर ब्लड की ज़रूरत पड़ गई। अमन, साजिद और शहनशाह, अब्बा के पूरे ट्रीटमेंट में लगभग 18 से 19 बार उनको ब्लड चढ़ा और शायद ही कभी ऐसा हुआ कि हमको ब्लड लाने के लिए ब्लड बैंक जाना पड़ा हो। ये लोग सारे काम मेरा कर देते थे। इन्होंने बहुत मोरल सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो फाइनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक ठाक हो गया और अब आया अब्बा का फर्स्ट केमोथेरेपी का डेट जो है 23 दिसंबर। उससे पहले हम लोगों को करवाना था उनका कोविड टेस्ट कि उनको कोविड नेगेटिव होगा तभी केमोथेरेपी मिलेगा। कोविड टेस्ट करवाने के लिए हम लोग गए हमारे लोकल हॉस्पिटल में और टेस्ट जब आया रिपोर्ट तो वो पॉजिटिव आ गया। रैपिड रिपोर्ट में पॉजिटिव आया था, RT-PCR रिपोर्ट नहीं आई थी। हमने RT-PCR रिपोर्ट के लिए क्लेम किया, उसके रिपोर्ट में नेगेटिव आ गया। तो बहुत ठीक ठाक फर्स्ट केमोथेरेपी के डेट से पहले अब्बा का रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। हम लोग पहुंच गए और केमोथेरेपी लेने चले गए। उस दिन अब्बा बहुत डरे हुए थे, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। अब्बा सबसे मिल के जा रहे थे, सलाम करके जा रहे थे। फिर उनको ऐसा लग रहा था कि शायद जब केमो देगा मेरा बॉडी बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं, शायद वही मेरा आखिरी वक्त हो। मैंने अब्बा की आंखों में वो डर देखा था। तो फर्स्ट केमो जब अब्बा को चढ़ा एकदम कुछ फीलिंग नहीं हुआ, कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ। एक केमोथेरेपी 2 दिन होता था, आज हुआ फिर कल होगा। पहला दिन उनको कुछ फीलिंग नहीं हुआ, घर आए बहुत खुश थे, बहुत हंसी मजाक थे। बुआ जी को उन्होंने फ़ोन किया था, बोले आप लोगों के दुआ से पहला ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो गया, हम बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि यार अच्छी बात है। सेकंड केमोथेरेपी उसी साइकिल का सेकंड डे था। जैसे ही केमोथेरेपी स्टार्ट हुआ 5 मिनट बाद उनका दम फूलने लगा और वो नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद हाथ इधर उधर पटके तो नर्स को पता चला, नर्स आई, देखी, हम भी डर गए। उसके बाद हमारे जितने भी खास लोग हैं उन लोगों को बोले कि दुआ कीजिए थोड़ा आराम से हो जाए। थोड़ा वक्त लगा लेकिन फर्स्ट केमोथेरेपी अच्छे से हो गया। 2021 का जनवरी महीना हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि 2021 के जनवरी महीने में हमारे अब्बा का सेकंड केमोथेरेपी था और हमारा एक बड़ा एग्ज़ाम था, उसकी हम तैयारी भी कर रहे थे और अब्बा के लिए भी लगे थे। ज़िंदगी में बहुत परेशानी थी लेकिन हम बिल्कुल टेंशन नहीं थे, बिल्कुल घबराते नहीं थे, बड़ा कॉन्फिडेंट थे और अब्बा बहुत अच्छा रिकवर करने लगे थे। फर्स्ट केमोथेरेपी के बाद जो खाने का प्रॉब्लम था वो 50% रिजॉल्व हो गया था। डाउनफॉल क्या आया कि अचानक से फरवरी के एंड में उनको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। खाते थे उल्टी हो जाता था, खाते थे उल्टी हो जाता था। तो हम लोग घबराने लगे, क्या परेशानी हो रहा है, अभी तो ठीक हो रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब को बोले तो डॉक्टर साहब बोले देखिए ये बीमारी ऐसी है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जो भी अब्बा थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहे थे वो अब हो गया थोड़ा सा नेगेटिव। नेक्स्ट केमोथेरेपी का डेट हम लोगों को मिला 18 मार्च। हमने घर में बोला कि अब्बा को थोड़ा खिलाइए पिलाइए। खाने की प्रॉब्लम थी, खाते ही नहीं थे खाने के लिए। हर किस्म की जिद्दोजहद की है। मेरी अम्मी, मेरे बाजी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार, सब लोगों ने कोशिश की उनको खिलाने का, जो वो खाएंगे नहीं तो ब्लड बनेगा नहीं। अब ब्लड नहीं बनेगा तो केमोथेरेपी नहीं ले पाएंगे और केमोथेरेपी नहीं लेंगे तो कैंसर का पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। जैसे भी कैसे करके मार्च महीने की 18 तारीख को उनका हेमोग्लोबिन टेस्ट हुआ। इस बार भी उनके ब्लड में हेमोग्लोबिन की काउंट एक्सपेक्टेड नहीं थी, इट वाज 7.6। लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, देरी नहीं करना है, 7.6 में ही दे देना है। जैसे ही 7.6 में अब्बा को केमोथेरेपी दिया गया साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गया। घर तो आ गए सही सलामत, दोनों के साइकिल लेकर ठीक ठाक, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगा। बहुत उल्टियाँ होती थी। डॉक्टर साहब को बोलते थे, बोले नहीं वो हेमोग्लोबिन कम था शायद इसीलिए, थोड़ा सा खिलाइए पिलाइए। खिलाएं कैसे, खाते ही नहीं थे, खा ही नहीं पाते थे। उस टाइम में लगता था यही बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन आगे क्या होने वाला था हम लोगों को मालूम ही नहीं था। रेडियोथेरेपी 10 रेडियोथेरेपी होने की बात थी। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया था। सुबह हम लोग 8 बजे करीब जाते थे रेडियोथेरेपी करवाने के लिए। सुबह 10-11 बजे तक चले जाते थे। रेडियोथेरेपी देने के बाद भी प्रॉब्लम में सुधार समझ में नहीं आया। 10 दिन जैसे ही रेडियोथेरेपी कंप्लीट हुआ, अब्बा फिर से खाना पीना शुरू कर दिए। तो हम लोगों को लगा यार रेडियोथेरेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर से हल्का फुल्का रोटी चावल जो भी उनको खाने का मन होता था, थोड़ा मकदार में ही सही वो खाते थे। हमने अपने अब्बा को बादशाह की ज़िंदगी गुजारते हुए देखी थी, लेकिन
वो एकदम बच्चे की तरह हो गए थे। लोग उनको डांट के खिलाते थे, लोग उनको बोलते थे, लेकिन बड़े साबिर थे, नाशुक्री नहीं थे, शिकायतें नहीं करते थे कि हम ही क्यों, होता है ना, हम ही क्यों बीमार है, हमारे साथ ही सब क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। सब ठीक ठाक सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, लड़ रहे थे। कभी कभी बोल देते थे अम्मी को कि हम नहीं बचेंगे, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो एक दिन ऐसे ही अब्बा कुछ बोले थे और हम बहुत ज़्यादा अपसेट हुए थे। तो इसी कमरे में आकर मैंने एक कविता लिखी थी और पढ़ा भी था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो कविता मैं दोबारा पढ़ सकूं। उसकी एक क्लिप है, अभी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो बिला ताख़िर मैं स्टार्ट करता हूं एक कविता के ऊपर जो मैंने लिखे है। तो इसका उन्वान है, अपने अब्बा के ऊपर लिखा मैंने। इसका उन्वान है, कुछ बोलो ना अब्बा, कुछ बोलो ना अब्बा, कुछ बोलो ना अब्बा, डांटो ना, चीखो या चिल्लाओ ना अब्बा, ऐसे खामोश रहकर मेरे दिल को सताओ ना अब्बा। मैं बड़ा नहीं हुआ, मुझे इतना बड़ा बनाओ ना अब्बा। मैं छोटा हूँ, मुझे छोटा ही रहने दो, मुझे इतनी जिम्मेदारियों के बोझ से दबाओ ना अब्बा। इधर आओ ना अब्बा, कुछ सुनाओ ना अब्बा। मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से, मैं घबराता हूँ तुम्हारे ना होने से, बड़ा मुस्कुराता हूँ जब तुम्हें देखता हूँ कोने से। जो मोहब्बत तुमसे है नहीं मुझे चांदी और सोने से। बोलो ना अब्बा, कुछ सुनाओ ना अब्बा, बोलो ना अब्बा। जो चाहे तुम्हारा दिल वो मुझे बोलो ना अब्बा। नालायक, निकम्मा, आवारा, बोलो ना अब्बा। मेरे सारे राज दुनिया के सामने अब खोलो ना अब्बा। मैं तुम्हें चुप रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चुप रहने नहीं दूंगा, सारे गम अकेले सहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें चुप रहने नहीं दूंगा, सारे गम अकेले सहने नहीं दूंगा। कोई है जो एक लफ्ज़ कह सके शान गुस्ताखी में तुम्हारी? कसम तुम्हारे डांट की अब्बा, किसी को एक लफ्ज़ कहने नहीं दूंगा। एक तिनका गम भी आपको सहने नहीं दूंगा। गम के आंसू तो मैं पीऊँगा, गम के आंसू तो मैं पीऊँगा, दुख की रोटी आपको खाने नहीं दूंगा। और क्या कहते रहते हैं आप बार बार मेरी अम्मी को, मैं जा रहा हूँ? नहीं 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 नहीं। क्या कहते रहते हैं आप मेरी अम्मी को बार बार कि मैं जा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से आपको जाने नहीं दूंगा। अभी रुकना है, नहीं झुकना है, बहू के हाथ की रोटी खानी है, पोते पोतियों का नाम भी तो रखना है। अंधेरी रात है, डरना नहीं अब्बा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। अंधेरा है तो सवेरा भी आएगा, रोटी का वो निवाला तुम्हारे गलक से, रोटी का वो निवाला तुम्हारे गले से जाएगा। बेसिकली इसको लिखने की वजह ये है कि हमारे जो वालिद हैं उनको एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो खा नहीं पा रहे हैं, और ये मसला लगभग मोर देन 59 डेज़ से चल रहा है। तो खाने से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है और खाने पे ही चल रही है। तो उसके लिए लिखा है कि रोटी का वो निवाला तुम्हारे गले से जाएगा जो तुमसे ये लफ्ज़ कहलवाएगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरा करम हो गया, ये बीमार ठीक हो गया। अगर मेरी बातें सुनकर दिल भर गया हो तो थोड़ा रो लो अब्बा, अब चुप ना रहना, कुछ बोलो अब्बा, कुछ बोलो अब्बा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना था एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने कहा था कि मैंने अपने वालिद, जो उनके वालिद उनकी ज़िंदगी में नहीं रहे, उनके पिताजी नहीं रहे, तो उनसे ज़्यादा वक्त साथ में गुजार नहीं पाए। माँ जो होती है ना, बेटा फटाक से माँ को गले लगा लेता है, लेकिन वालिद के साथ उस तरह से खुल के बात नहीं करता। तो अगर आपको अपने फादर को कोई मैसेज देना है तो आज दीजिए, अगर कुछ बोलना है तो अभी बोलिए, कल के लिए कुछ पेंडिंग मत रखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। स्पेशल थैंक्स टू निजाम भाई जो अभी आए और उन्होंने मेरी मदद की। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी बीच में मेरी ज़िंदगी में एक और कड़ी आई, उस कड़ी का नाम है कलाई कुंडा। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला मैं कलाई कुंडा जा रहा हूँ, कलाई कुंडा जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ मैं आप लोगों को कभी नहीं बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ। कलाई कुंडा एयरफोर्स में एक स्कूल है जहाँ पे हमने इंटरव्यू देने के लिए ट्राई किया था, और उस टाइम में अब्बू की तबीयत थोड़ी सी 19 थोड़ी 20 थी। तुमको ये जॉब लेना है हर हाल में। तो मन तो नहीं था, लेकिन अब्बा का ये भी ख्वाहिश था तो ख्वाहिश पूरा करना था। 35 साल तक मेरे अब्बा ने एक अंगूठी अपने हाथ में पहनी थी। वो अंगूठी अब्बा ने हमको उतार के दी और बोला कि ये मेरा गुड लक है, ये तुम्हारे काम आएगा, तुम जाओ सेकेंड राउंड देकर आओ और थर्ड राउंड के लिए तैयार रहना, तुमको ये जॉब करना ही है। जैसे भी हो रोते गाते हम गए। मेरे चाचा जी सुबह 5 बजे से अपनी पूरी फैमिली के साथ आकर मेरे अब्बा के साथ बैठे, मेरी मुश्किलों को आसान की, बहुत मदद किया। अपने भाई होने का पूरा फ़र्ज़ अदा किया उन्होंने। हम वहाँ गए और अब्बा के दुआ से मेरा सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया। थर्ड राउंड के लिए हमको बुलाया गया और थर्ड राउंड के बाद बोला आपको बताया जाएगा। जब डॉक्टर ने हम लोग को बोला था कि ईद के बाद आप आइएगा, हम ईद के बाद गए, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उस दिन बताया कि आपके फादर जो हैं वो अब टर्मिनली इल हो चुके हैं, अब कोई भी ट्रीटमेंट उनके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो आप लोग उनका इलाज करवाएं
या फिर उनको घर ले जाएं, बात बराबर है। बाकी ट्रीटमेंट के स्टेज का सबसे बुरा दिन था उस दिन। डॉक्टर ने अपना हाथ ऐसे उठा लिया कि वी कांट डू एनीथिंग, अब आप घर ले जाओ इनको। अभी जो नज़ारा आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस गेट है, CR एवेन्यू वाला। और ये वही दीवारें हैं, ये वही इमारतें हैं जिन्होंने दुआएं मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा सुनी हैं। कुछ दुआएं कबूल हो जाती हैं, कुछ दुआएं कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआएं रद्द हो जाती हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनानी पड़ती है, कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके। खैर, हमारा मेडिकल कॉलेज का काम हो भी गया और हुआ भी नहीं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ और ब्लॉग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लगभग 1 साल होने वाले थे और 1 साल के अंदर में ही नेगेटिविटी आ गई। अब्बा को शायद एहसास हो गया था कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब्बा ने बोला कि हमको गांव जाने का मन है, हमको गांव ले चलो। हम लोग गांव ले गए अब्बा को। गांव में अब्बा बहुत अच्छे महसूस करने लगे। गांव में थे तो मेरा कलाई कुंडा से फ़ोन आ गया कि सर आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है, आप सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ। जिस जॉब के लिए अब्बा बहुत ख्वाहिशमंद थे वो जॉब हमको मिल गई। और मैं ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा था, आप लोगों को पता है मैं एक ई-कॉमर्स की एक कंपनी में काम करता हूँ। और वहाँ के जो मैनेजर हैं, वहाँ के जो TL हैं, इन लोगों ने भी अब्बा के ट्रीटमेंट में दौड़ भाग करने में, खिदमत करने में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं लेट से काम करता था, कभी कम काम करता था, उन्होंने हर तरफ से कोऑपरेट किया। एक दिन भी मुझे एब्सेंट करने नहीं दिया। इसमें रोल इन लोगों का भी बहुत रहा। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे कोई एक जॉब छोड़ना था, तो मैं वो जॉब छोड़ना नहीं चाह रहा था जिसने मुझे बहुत मदद किया, लेकिन कोई एक तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि PF अकाउंट ऐडिंग वाला कुछ मामला था। बट जब तक PF ऐड नहीं होता था मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ऑनलाइन में ही पढ़ाना था। तो ऑनलाइन में पढ़ाता था, उसके बाद फिर घर का काम करता था, फिर अब्बा को भी देखता था। थोड़ी जिद्दोजहद वाली थी ज़िंदगी, लेकिन अच्छा लग रहा था काम करने में, पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये तो अपना पैशनेट जॉब है। मैंने अपने एक ब्लॉग में आप लोगों को बोला था कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैंने इसके लिए प्रोफेशनल डिग्री भी ली है। तो पढ़ा रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन अब्बा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं देख तो सारी चीज़ें रहा था, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था कि अब्बा चले जाएंगे हमको छोड़ के। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था कि अब्बा का और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। झूठ मूठ उनके दिली दिलासे के लिए 4-5 किस्म की हेल्थ ड्रिंक, विटामिन की दवाई, सिरप घर में ले आके उनको रूटीन से खिलाते, ताकि उनको भी लगे कि हाँ इलाज हो रहा है और अम्मी को भी लगे कि इलाज हो रहा है। तो एक फिल्म आई थी KGF, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो मेरी अम्मी को देखने के बाद समझ में आया, सबकी अम्मी ऐसी होती हैं, लेकिन हम अपनी अम्मी के बारे में बता सकते हैं, आपकी अम्मी के बारे में नहीं बता सकते। अम्मी लड़ती रहीं, बोली तुम पढ़ाओ आराम से, अब्बू की फिक्र मत करो, काम करो अच्छे से, सब ठीक। एक दिन रात में 1 बजे मेरी अम्मी का फ़ोन आया। अम्मी बोली जल्दी से आ जाओ। अम्मी ने जल्दी बोला मतलब वाकई में कोई बात बड़ी है, क्योंकि अम्मी ऐसा बोल नहीं सकती हैं। माँ चाहती है कि मेरा बेटा आराम से सोए, जितना भी हम ना सोएं, जितना भी तकलीफ़ में रहे। हम घर गए तो देखे मेरे अब्बा फर्श पे लेटे हुए थे और उनको कुछ होश नहीं था, वो हमको भी पहचान नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज़ चेंज हो चुकी थी और उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो फर्श से ऊपर तक लेट पाएँ। फर्श में पूरा पानी बिखरा था, अब्बा अनकॉन्शियस हो गए थे, वही पानी में ही लेटे हुए थे। अम्मी बोली हम उठा नहीं पा रहे, इसीलिए तुमको बुलाए। अब्बा को उठाए, कपड़ा चेंज कराए, ऊपर ले गए। और उस दिन मैंने इरादा किया कि अब जो हो जाए हम यहीं सोएंगे अब्बा अम्मी के साथ। कभी अब्बा पहचानते हमको, कभी नहीं भी पहचानते। अब मेरा दुख बढ़ चुका था, अब मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब मुझे भी एहसास लग रहा था कि शायद अब्बा चले जाएंगे, शायद अब्बा चले जाएंगे। अब्बा बोलते थे अम्मी को ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, हम ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। अम्मी उनको समझा देती थी कुछ ना कुछ बोल के, हम भी समझा देते थे। ऐसा हो गया कि अब्बा उठ बैठ नहीं पा रहे थे, सारा दिन घर में लेटे थे, सारा दिन घर में लेटे। अम्मी बोलती कि ऐसे लेटे हैं, हमको तो डर लगता है क्या होगा। हम बोले माँ ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ काम करते हैं कुर्सी में और अब्बा पीछे लेटे रहते हैं ना, उनको देख के भी हमको सुकून रहता है कि बाप है। मेरा भाई जो कि मेरे अब्बा की सबसे मुहिब चीज़ को संभाल रहा था, और मेरे अब्बा की दुकान, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। कभी कभी दिमाग में ये खलीस आ रही थी कि हम अपने जॉब के लिए ही अब्बा को गांव से ले आएँ,
अगर गांव में रहते तो शायद अब्बा ठीक रहते, क्योंकि वहाँ तो बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत मैंने बहुत, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया। बट एट द एंड ये बात मानना पड़ेगा कि जो डेस्टिनी में होता है वही होता है, तो शायद ये डेस्टिनी में था। हमने दिल में सोचा कि अगर हम खड़गपुर जाते हैं काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए, और हम वहाँ गए और यहाँ मेरे अब्बा ना रहें, तो हम उस पैसे का, उस कैरियर का, इस शोहरत का क्या करेंगे। माना कि वहाँ सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन मेरा दिल माना नहीं इस चीज़ को। गलत सही हमको नहीं मालूम। फाइनली एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ये जॉब छोड़ दूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा अब्बा को वक्त दूँगा। तो 1 तारीख हमारा लास्ट दिन, और 2 तारीख से हम सोचेंगे अब खुशी का दिन है, सब मज़े करेंगे, अब्बा के साथ वक्त स्पेंड करेंगे। 2 तारीख को जब सुबह में उठे ना, मेरी अम्मी हमको बोली कि मिस्टर देखो अब्बा ना उल्टा सांस ले रहे हैं। फिर हमने डॉक्टर साहब से कंसर्न किया, हमारे एक भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत मदद किया इस प्रोसेस के बीच में। उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। हमने चेक किया, ऑक्सीजन लेवल 71, ऑक्सीजन लेवल 71 जो कि बहुत कम है। फ़ौरन ऑक्सीजन मंगवाया, ऑक्सीजन लगा दिया गया। मेरे चाचा जी आए और उन्होंने ऐसे ही बात करने की कोशिश की, तो मेरे अब्बा ने उनको पहचाना और रिस्पॉन्स भी दिया। उन्होंने बोला कि आपकी बाजी हैं वीडियो कॉल पे, थोड़ा हाथ दिखा दीजिए। हमने सोचा कि इतना बीमार हैं, किसी को पहचान नहीं रहे, हाथ कैसे दिखाएंगे। लेकिन मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट तब आ गई जब मैंने मेरे अब्बा को ऐसा करते देखा। भाई बहन, अपनों में लड़ाई, नाराज़गी, झगड़े, दूरी, अनबन होती रहती है, लेकिन कनेक्शन रह जाता है। सारा दिन ऑक्सीजन चला, कभी लेवल उठता कभी घटता, लोग आते मिलते। मेरे अब्बा के एक बहुत अजीज़म दोस्त, उन्होंने भी बहुत मोरली सपोर्ट किया। उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में अल्लाह किसी को दोस्त दे तो अंकल की तरह दे, वरना ना दे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पास भी ऐसे दोस्त हैं। अब्बा ने मुझे बताया था कि जब अब्बा 12 साल के थे तो अंकल 9 साल के थे, और अब्बा अभी लगभग 60 साल के थे। तो ऑलमोस्ट 48 ईयर्स की फ्रेंडशिप शेयर किया था उन्होंने। आखिरकार 12 बजे रात में अब्बा का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, हमने दूसरा ऑक्सीजन उनको लगा दिया। जैसे ही 12 बजा, तारीख़ चेंज हो गई और आज की तारीख़ है 3 अगस्त। 1:30 बजे तक मैं जगा था। उसके बाद अचानक से मेरी आँख थोड़ी झपी और मैं लेट गया। छोटी वाली बाजी ने सबको उठाया। 1:41 हुआ था। मैंने घड़ी की तरफ देखा और देखा कि अब्बा ने आँख उलट लिए हैं। सांस तो चल रही थी, लेकिन आँख उलट चुके थे। सारे लोग घबरा गए, रोने लगे कोई। हम उस वक्त कमज़ोर नहीं पड़े, क्योंकि हमने अपने आप से वादा किया था। जब हमको पता चला था कि अब्बा को कैंसर है, हमने अपने आप को वादा किया था कि हम अम्मी, बाजी, इन लोगों के सामने बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हमने फ़ौरन ऑक्सीजन चेक करने के लिए लगाया और हमने क्या देखा, ऑक्सीजन लेवल एकदम मेकअप हो गया है। तो बाजी ने मुझे डरा दिया खामखा। मैंने बोला कि यार ऑक्सीजन लेवल जो सुबह से ख़राब चल रहा था, अभी देखो 90 पे है। तो वो अचानक से जो झटका लगा ना, वो ऑक्सीजन बराबर हो रहा था, इसीलिए। अब परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अचानक से मेरी नज़र पड़ी ऑक्सीमीटर के उस हिस्से पे जहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में हार्ट बीट भी शो करता है, और मैंने देखा हार्ट बीट 57। मैं बहुत डर गया, क्योंकि हार्ट बीट अमूमन 70 to 85 होना चाहिए एक नॉर्मल आदमी में। अब अब्बा की सांस थोड़ी थोड़ी स्लो होने लगी। वो मुझे देख रहे थे, सबको देख रहे थे। हम लोग सारे लोग ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ रहे थे। प्यास की शिद्दत उनको शायद महसूस हुई, जो मुझे समझ में आया। मैंने उनका ऑक्सीजन मास्क हटाया। बाजी ने अपने हाथ से अब्बा को पानी पिलाया। पहला घूंट पानी अब्बा ने पिया। दूसरा घूंट पानी जब उनको पिलाया जा रहा था, उनके गले में अटकने लगा, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने मुंह से उस पानी को फेंक दिया, और जो सांस लेने में उनको जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, और वो सांस नहीं ले रहे थे। लगभग 2 बजे मेरे अब्बा ने इस दुनिया में आखिरी बार सांस ली। मैं समझ गया था कि अब्बा नहीं रहे, लेकिन अम्मी को, बाजी को झूठा दिलासा देने के लिए
मैंने झूठ मूठ का ऑक्सीजन चेक करने के लिए वो लेवल वाला मशीन लगाया, ऑक्सीमीटर। अब बोला नहीं ऑक्सीजन चल रहा है, आप लोग हाथ को ऐसे से घिसते रहिए। हाथ ठंडा हो चुका था। मैं कमरे से बाहर निकला और मैंने सबसे पहले अपने चाचा को फ़ोन किया और बोला कि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, अब जल्दी आ जाइए। मैंने और कुछ नहीं बोला उनको। उसके बाद मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब सबको बोलेंगे तो शायद मामला अलग होगा, हम बोलेंगे तो सब कोई टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। सेफ्टी के लिए मैंने चाचा को बुला लिया था कि अब चाचा रहेंगे तो उनकी मौजूदगी में सब कोई को मजबूती मिलेगी। अम्मी को समझ में आ गया था शायद, क्योंकि अब्बा को जिस जगह में कैंसर था ये हिस्सा बहुत सख्त था। जैसे ही उन्होंने लास्ट ब्रीथ लिया ये हिस्सा एकदम नरम हो गया। अम्मी ने हमको बोला ये नरम हो गया। हम बोले हाँ वो गैस की वजह से हुआ था, सख्त गैस ख़त्म हो गया, नरम हो गया। समझ सभी गए थे लेकिन कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा था। हम डॉक्टर साहब को लाने के लिए जा रहे थे। उस बीच मैंने अपने 4 दोस्तों को फ़ोन किया, जिनको भी मेरा फ़ोन गया उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में जितने भी दोस्त हैं उनके ऊपर अगर उनका नाम अगर एक किताब में लिखा जाएगा तो इनका नाम पहले सफ़ा में होगा। और 3:13 में डॉक्टर साहब ने सारे लोगों की मौजूदगी में ये बात ऐलानिया तौर पे बोल दिया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपके अब्बा नहीं रहे। उस पल के लिए तो रोना बहुत आया, सारे लोग रो रहे थे। मेरे चाचा जो इतने मजबूत इंसान हैं वो भी रो रहे थे। अब्बा चले गए हमको छोड़ के, हम सबको छोड़ के। इसका दुख ज़िंदगी भर रहेगा और दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दौलत इसको रिकवर नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन अब्बा को जब दफन कर रहे थे मिट्टी में, उस वक्त मैंने अपने दिल से बोला कि यार कितना बुरा बेटा है हम, कि तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया और तुम पता नहीं कौन से असूलों पे चलते हो, तुमको रोना तक नहीं आ रहा है। पता नहीं एक है मेरे साथ, जब हम किसी प्रॉब्लम में रहते हैं तो सोचते हैं कि नॉर्मल रहें, जब नॉर्मल हो जाते हैं तो खुद को सोचते हैं कि यार कितना अजीब इंसान है, इतना जल्दी नॉर्मल क्यों हो सकते हो, रिएक्शन तो चाहिए ना। तो वहाँ मतलब मैं बहुत एकदम बस्ट इनटू टेयर जो है ना, वो हालत मेरी हो गई। कैसे कैसे करके कब्रिस्तान से घर आया। जिसकी स्कूटी में बैठ के आया उसको भी पता नहीं चला मैं रो रहा था। मेरे पीछे भी एक आदमी बैठा था, मेरे आगे भी एक आदमी बैठा था। मैं घर आया और मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने इरादा किया था कि जिस दिन अब्बा जाएंगे उस दिन नहीं रोऊंगा, लेकिन अंधेरा हो चुका था, अब रात हो गई, अब तो रो सकते हैं। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे अहबाब थे, किसी का रुजू मैंने नहीं किया। अपनी अम्मी के पैर पकड़े बहुत, शायद उतना कभी रोया मैं ज़िंदगी में, और शायद ही उतना कभी रो पाऊँ। बाकी बातें जब जब याद आती हैं तब तक रोना आता है। बहुत डांटते थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे हमारे अब्बा, लेकिन आज हमको एहसास होता है कि बहुत सही किया उन्होंने, वरना शायद हम लोग इस कदर नहीं बन पाते। जो भी हम हैं अब्बा के डांट की वजह से हैं। और लास्ट का जो कुछ दिन है वो एक्सपीरियंस मैं लास्ट में ही रखा था, इसको एंड में बताऊंगा, और ये द एंड है। अब्बा हमको बोले कि तुम मेरे बाद अम्मी का, सारे भाई बहन का ख्याल रखना। और हमको तो डायरेक्ट नहीं बोले, अम्मी को बोले थे कि मिस्टर को बोलना कि भाई को बहन की बात अच्छी नहीं भी लग सकती है, भाई को भाई की बात नहीं भी अच्छी लग सकती है। तो हो सकता है भाई बहन को छोड़ भी सकता है, भाई भाई को छोड़ भी सकता है, लेकिन बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। तो मिस्टर से कहना कि मेरे बाद
भाई नहीं बाप बन के रहना है। तो बहुत जिम्मेदारी है उसको निभाने, गुस्सा नहीं करना जल्दी। अगर बाजी की कोई बात पसंद ना आए तो गुस्सा नहीं करना है, और भाई की कोई बात पसंद ना आए तो गुस्सा नहीं करना है। समझने के लिए कि अगर अब्बा होते तो क्या छोड़ देते, अब्बा होते तो क्या, तो अब्बा के तरीके से सोचना, ऐसा अम्मी ने मुझे बोला। तो कुछ भी कर लें, अब्बा की कमी तो पूरा नहीं कर सकते। लेकिन और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो अब्बा बोलते थे क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का जब कुछ हासिल ही नहीं है। लेकिन जब चैनल ग्रो करने लगा, लोग अब्बा के सामने इस बारे में डिस्कस करने लगे, तो मेरे अब्बा बड़ा खुश थे। एक दिन मजाक में ही सही उन्होंने बोला था कि पैसा आए ना आए ये चैनल तुम बंद मत करना। अब्बा के जाने के बाद शायद ही हम ये वीडियो बना पाते और शायद ही हम चैनल को कंटिन्यू कर पाते। लेकिन अब्बा के दिए गए कुछ अधूरे कामों में ये भी एक काम है। पता नहीं हमारा चैनल ग्रो करेगा नहीं, पता नहीं हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि नहीं, पता नहीं कुछ होगा या नहीं। लेकिन अब्बा ने कहा था कि वीडियो डालते रहना, काम करते रहो, तुम्हारा पैसा थोड़ी ना लगता है। अब्बा इसी टोन में बोलते थे, तुम्हारा पैसा थोड़ी ना लगता है, करते रहो। इसीलिए मैंने बड़े हिम्मत से ये वीडियो बनाया है। और एक अनाउंसमेंट है कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को मेरा डेली व्लॉग देखने को मिलेगा। और ये डेली व्लॉग का चैलेंज मैं लेता हूँ। एक मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे कि अगर आपके अब्बा या आपकी अम्मी, आपके पेरेंट्स, आपके भाई अगर आपको डांट रहे हैं तो उनकी डांट को रिकॉर्ड कर लीजिए कैमरा में, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो डांट सुनने को नहीं मिलेगा आपको। तो दैट्स इट। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, खुदा हाफिज़। गलती से ही माफ़ करना, जो कुछ हुआ खल्ली बल्ली, दुआ मुआ में याद रखना। और हाँ, डू वट एवर यू वांट विच मेक्स यू हैप्पी। आप सब के लिए हमारे अब्बा का दिया हुआ आखिरी मैसेज। हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अपने मम्मी पापा का पूरा इज्जत करना सीखो, उस अपना काम भी पूरे ध्यान से करो। बेस्ट ऑफ लक।